हेलो फ्रेंड्स, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो भाई, सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार वो बहुत ही अच्छा फ़ैसला ले लिया है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठ रहे थे, न्यायपालिका पे इनफैक्ट सवाल उठ रहे थे, उन सवालों को विराम देने की कोशिश की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक्चुअली आपको जो आप पीछे मेरे तस्वीर देख रहे हैं, ये जज साहब जो दिल्ली के हाई कोर्ट के जज साहब थे, और इनके घर पे कुछ कैश मिले थे, ठीक है, जो कि जल गए थे। 4 बोरा 5 बोरा, कितने बोरे मिले ये तो भाई अब वो उस दिन जो वहाँ पे थे वही बता सकते हैं, लेकिन मिले थे, ठीक है। और आखिरकार ये प्रूफ भी हो गया। जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेज की जो बेंच बैठाई थी, जो इंक्वायरी कर रही थी, उन्होंने भी इस चीज़ को मान लिया है कि हाँ, इनके पास कैश बरामद हुई थी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है और फाइनल रिपोर्ट बना के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, ठीक है। एक्चुअली हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा था कि भाई इन सब से बचना है तो रिज़ाइन दे दो, क्योंकि ये साबित हो गया है कि तुम्हारे घर पे पैसा मिला था। लेकिन ये भाई साहब अडिग रहे और इन्होंने कहा कि भाई हम नहीं देंगे रिज़ाइन, मैं रिज़ाइन नहीं दूंगा, ठीक है, तुमको जो करना है वो कर लो। तो फाइनली वो करने की घड़ी अब आ गई है। तो अब ऐसा लग रहा है कि भाई इम्पीचमेंट होगा, मतलब महाभियोग लगाया जा सकता है इन भाई साहब पे, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आपको भी पता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कमेंट किया था इस बंदे पे, कि मतलब कि जो कचरा है उसको आप मेरे यहाँ भेज रहे हो, उठा के लेके जाओ कचरा को यहाँ से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था। खैर, क्या हुआ है देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज़, जो नए सीजीआई हैं जो कि 14 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि भाई अब जितने भी जज हैं उनको पब्लिक फोरम पे आके, जैसे कि मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं यूपी स्टेट में, जो भी सरकारी जो ऊंचे ओहदे पे जो बैठे हुए हों, उन सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक करना पड़ता है, ठीक है। तो अब जज को भी, जो भी सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनको भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा पब्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ये साफ इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट ने अब दे दिया है अपने जजेस को, ठीक है। चलिए अब इस केस पे बात कर लेते हैं। तो भाई, जस्टिस जो यशवंत वर्मा, जो जिनके घर पे ये कैश बरामद हुआ था, 14 मार्च 2025 की ये घटना है, जिस दिन इनके घर में आग लगती है, ठीक है। फायर ब्रिगेड वहाँ पे पहुँचता है, आग बुझाता है, और उसी में वो कैश बरामद होती है। उसी में वो कैश, जले हुए कैश, मतलब कि वो कैश भी जल गए थे, ठीक है। तो उसी में ये चीज़ बरामद होती है उनके घर पे, ठीक। उसके बाद क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट 3 जजेस की जो बेंच है वो बैठाता है और इंक्वायरी शुरू करता है। 22 मार्च को ये होता है। फाइनली जब ये बनाया जाता है, जब ये कमेटी बनाई जाती है, इसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जज को शामिल किया जाता है, और कर्नाटका हाई कोर्ट के जज को शामिल किया जाता है। ये तीनों इसकी इंक्वायरी कर रहे थे, ठीक है। और फाइनल इंक्वायरी जब होती है 4 मई को, ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं, और इस रिपोर्ट में ये कहते हैं कि ये बात सच है कि इनके घर से कैश बरामद हुई थी, कैश यहाँ से निकला था, ठीक है। कितने कैश थे, क्या थे, क्योंकि भाई कैश वहाँ पे जल गया था, ठीक है। बहुत सारे कैसेस वहाँ पे नोट्स जल गए थे, कुछ नोट बचे होंगे। तो ये मतलब टेंटेटिव ही लगाया जा रहा है कि मतलब लाखों की वो संख्या थी या क्या थी, लेकिन एग्जैक्ट फिगर जो है वो निकल के सामने नहीं आया है। लेकिन ये चीज़ की पुष्टि ज़रूर हो गई है कि हाँ, वहाँ पे कैश बहुत ही लार्ज अमाउंट में रखे हुए थे, ठीक है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आती है सुप्रीम कोर्ट के पास, जो सीजीआई है अभी वर्तमान में, वो यशवंत वर्मा को कहते हैं कि भाई आप रिज़ाइन कर दीजिए, ठीक है, इज्जत बचा लीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि भाई रिज़ाइन दो, इज्जत बचाओ और जाओ, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब इतने अडिग रहते हैं कि भाई हम रिज़ाइन नहीं देंगे, मैं रिज़ाइन तो नहीं दूंगा, तुमको जो करना है तुम कर लो। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, रिज़ाइन नहीं दोगे तो फिर करते हैं कुछ। तो फिर 6 मई को फिर ये फाइनल रिपोर्ट बना के जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट भेज देते हैं। तो ये फाइनली ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेज दिया गया है। अब इस पे क्या होगा,
क्योंकि बंदे ने तो रिज़ाइन दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन एलिगेशन तो लग चुका है। तो क्या ऐसे ही ये छूट जाएंगे? तो नहीं भाई, ऐसे ही नहीं छूटेंगे ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान भी लिखा हुआ है। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें साफ लिखा हुआ है जज के भी रिमूवल्स के बारे में, कि जज को कैसे रिमूव किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को, ठीक है। तो जब आप आर्टिकल 124 और आर्टिकल 217 जब आप पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से जज को निकाला जा सकता है। इम्पीचमेंट ही इकलौता एक ऑप्शन है जिससे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को निकाला जा सकता है, मतलब उनकी जॉब सस्पेंड की जा सकती है। तो ये जो 124 आर्टिकल का जो चौथा भाग है उसके आधार पे ये चीज़ें डिसाइड होती है। इसके अलावा जो प्रोसेस है, जो पूरा प्रोसीजर है जज को इम्पीच करने का, महाभियोग लगाने का, वो है 1968 एक्ट के तहत ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। तो इसके प्रोसेस क्या क्या है, क्या इसका मतलब कौन कौन से स्टेप वाइज ये आती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने स्टेप वाइज आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि कोई भी मतलब ऐसे ही कुछ भी मुंह उठा के आप कुछ भी तो नहीं कर सकते ना। ये तो प्रोसेस मतलब स्वाभाविक से सोचने की बात है कि कोई भी मुंह उठा के कुछ भी कह सकता है क्या? अब मुंह है तो कुछ भी बोल दो तो वो एक अलग ही बात है, लेकिन ऐसे होता नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल दुनिया में ऐसे नहीं होता है। तो कैसे होता है भाई? तो इसको अगर आपको प्रोसेस करवाना, कोई जज अगर करप्शन कर रहा है या कोई जज पे एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, तो उसका कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। उसके प्रोसेस क्या है कि मोशन के तहत अगर आप जाते हैं, मोशन फॉर रिमूवल के तहत जब आप जाते हैं तो 100 कम से कम 100 लोकसभा मेंबर या 50 राज्यसभा मेंबर के साइन होने के बाद ही वो पेपर आगे जाता है। तभी उसके बाद फिर वो चेयरमैन ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, मतलब दोनों हाउसेस, किसी भी हाउस में ये चीज़ उठ सकती है। या तो पहले राज्यसभा के अंदर उठ जाए या लोकसभा के अंदर उठ जाए, ठीक है, कहीं भी उठ जाए। और वो उसके स्पीकर जो हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं और जो चेयरमैन है राज्यसभा के, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हाँ इस पर बहस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले अगर लोकसभा में आप जा रहे हैं तो 100 लोकसभा मेंबर के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए, और राज्यसभा के थ्रू जा रहे हैं तो 50 राज्यसभा मेंबर के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए। उसके बाद ही ये चीज़ जा सकती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद इंक्वायरी बैठती है। इंक्वायरी कौन बैठती है? उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ उसका कोई एक जज होगा, उसके अलावा एक हाई कोर्ट का एक जज होगा, और एक कोई डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होगी, ठीक है। तो ये 3 वहाँ उस कमेटी का मेंबर होंगे और यही 3 इंक्वायरी करेंगे, ठीक। उसके बाद जब इंक्वायरी होगी, जब इन्वेस्टिगेशन होगा, ठीक है, उसके बाद फिर प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अगर इंक्वायरी सही बैठती है, लगता है कि नहीं सच में इन पे जो एलिगेशंस लगे हैं वो सही हैं, तब इसको प्रोसेस आगे किया जाएगा। और जब ये प्रोसेस आगे जाएगा तो फिर इम्पीचमेंट द्वारा इसको किया जाएगा। और इम्पीचमेंट में एक स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए। वो मेजॉरिटी क्या होनी चाहिए? देखो, जितने भी मेंबर हैं, या तो राज्यसभा आप ले लो या लोकसभा ले लो, जितने भी मेंबर हैं, ठीक है, उसका 2/3 मेजॉरिटी होना चाहिए। अगर 2/3 मेजॉरिटी नहीं है भाई तो फिर महाभियोग नहीं लग सकता है, किसी पे भी नहीं लग सकता है। तो महाभियोग अगर लगाना है तो 2/3 मेजॉरिटी फाइनल होना चाहिए। और जब ये 2/3 ये हो जाएगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जब प्रेसिडेंट इस पर साइन कर देंगे तो जज को वहाँ से हटा दिया जाता है, वो रिमूव हो जाते हैं। और एक बार रिमूव हो जाने के बाद जज फिर दोबारा कोई एक्शन नहीं लेता। फिर वो एक एग्जीक्यूटिव लंबा प्रोसेस चलेगा, फिर उन पे करप्शन के चार्जेस चलेंगे, वो एक अलग मैटर है, वो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है। बट करेंटली जिस तरीके से चल रहा है इम्पीचमेंट की अगर हम बात करें तो इम्पीचमेंट का ये कंप्लीट प्रोसेस है। इस प्रोसेस के द्वारा ही किसी भी जज को इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाया जाता है, ठीक है। तो भाई आज तक के इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो अभी तक ठीक है, किसी भी जज को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है।
ये बात सच है, ठीक है, कि महाभियोग द्वारा अभी किसी भी जज को नहीं हटाया गया है भारत में। हालांकि कुछ जजेस पे इम्पीचमेंट के प्रोसेस शुरू हुए थे, ठीक है, लेकिन उस पर क्या क्या हुआ है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने उन जजेस का नाम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है। इसमें आपको सबसे पहले बताते हैं, देखो सबसे पहला जो इम्पीचमेंट के लिए गया था वो थे जस्टिस रामास्वामी, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट में थे। 1993 में इन पे लगा था, ठीक है, लेकिन लोकसभा के अंदर इनको मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब 2/3 यहाँ पे जो मेजॉरिटी होनी चाहिए वो नहीं मिला, तो ये रद्द हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। दूसरा जो लगा वो जस्टिस सुमित्रा सेन पे लगा। ये कलकत्ता हाई कोर्ट की जज थी। 2011 के अंदर ये एलिगेशन लगा था, लेकिन इन्होंने पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, तो इम्पीचमेंट यहाँ भी नहीं लगा। इसके अलावा जस्टिस दिनाकरन, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 सिक्किम हाई कोर्ट के ये जज थे 2011 के अंदर, इन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया था, ठीक है, तो इन पे भी नहीं लगा। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखना 2015 के अंदर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस गंगाले पे भी ये एलिगेशन लगा था, लेकिन इन्होंने इंक्वायरी पैनल थी उसको इन्होंने क्लियर कर दिया था, मतलब इनकी जो एलिगेशन इन पे लगे थे उनको क्लीन चिट मिल गई थी, ठीक है, तो इन पे भी इम्पीचमेंट नहीं लगा। इसके अलावा जस्टिस दीपक मिश्रा, जो कि सीजीआई थे, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, इन पे 2018 में एलिगेशन लगाया गया था कि ये अपने पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, ठीक है। इन पे भी इम्पीचमेंट द्वारा मतलब रिजेक्ट हो गया था, ठीक है, ये इम्पीचमेंट ही रिजेक्ट हो गया था, मतलब जैसे आगे गया प्रोसेस में, ठीक है, तो रिजेक्ट होने का मतलब है कि वहाँ के जो चेयरमैन थे लोकसभा के या राज्यसभा के, उन्होंने इसको मंजूरी नहीं दी थी, मतलब वहीं से वो रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए अभी तक आज़ाद भारत में किसी भी जज पे महाभियोग नहीं लगा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इन पे महाभियोग कितना सक्सेसफुल रहता है, या फिर कुछ दिमाग घूमता है तो रिज़ाइन दे देगा बंदा या नहीं देगा। लेकिन ऐसी की तैसी तो इन्होंने अपनी करवा ली है भाई बेइज्जती। देखो, एक ना होना, इम्पीचमेंट ना होना एक अलग मैटर है, ठीक है, कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लेकिन इम्पीचमेंट आप पे लगा देना बहुत ही शर्मनाक बात होती है, ख़ास करके जजेस के लिए, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका है भाई, गरीब से गरीब लोग और अमीर से अमीर लोग सभी, मतलब कहीं पे भी अगर वो उदास होते हैं तो वो कहाँ देखते हैं, वो कोर्ट की तरफ देखते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद होती है कि दुनिया में कोई उनका साथ दे ना दे, कोर्ट उनका साथ ज़रूर देगा। ये स्वाभाविक सी बात है, ये नेचर है भाई। जो भी गरीब से गरीब लोग हो या कोई भी हो, अमीर आदमी हो, कोई भी हो, ठीक है, वो एक टका एक मतलब देखता है एक नज़र से कोर्ट को कि भाई यहाँ से मेरे को इंसाफ मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर लोग इस तरीके से अगर कर रहे हैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है। और इसीलिए शायद, और जिस तरीके से कुछ दिन से जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में क्लैशेस देखने को मिल रहा था, जगदीप धनखड़ जी आके सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कह रहे थे, आर्टिकल 142 के बारे में बता रहे थे, तो तमाम सारी चीज़ें जिस तरीके से न्यायपालिका पे सवाल उठ रहे थे, उस सवाल का भी जवाब देना न्यायपालिका का एक कर्तव्य समझ लीजिए कि कर्तव्य था। इस वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ें की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।